आप जब पीछे मुड़ के, क्योंकि आपकी लेगेसी बहुत बड़ी है सर, और मैं आपकी लेगेसी का फैन हूँ, कि मैं इंदिरा गांधी जी के टाइम से अब तक आपको रेलेवेंट मानता हूँ, कि हर सरकार में आप रेलेवेंट रहे और बड़े चढ़कर रहे। बट इंदिरा जी से आपकी पटी नहीं, आपकी लड़ाई रही। चंद्रशेखर जी से आपने कहा दोस्ती हुई, लड़ाई होती गई। उसके बाद अंत में तो दोस्ती वीपी सिंह साहब से आपकी लड़ाई रही। राजीव गांधी से राजीव गांधी दोस्ती थी, बट नरसिम्हा राव के साथ भी थी। नरसिम्हा राव के साथ तो अपोजिशन से आपको ले आए थे, तो वो थोड़ा होशियार थे। वो ठीक है। अटल जी से आपकी बनी नहीं, अब मोदी जी से भी आपकी बन नहीं रही। नहीं, मोदी से नहीं बनेगी कभी। क्यों? मोदी जी से क्यों? कई चीजें हैं। आप लोग की पुराने वीडियोस देख के लगता है आप लोग अच्छे दोस्त रहे होंगे। नहीं, हम जब नहीं जानते थे इनके बारे तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे। ये विद्यार्थी परिषद में था और मैं तो कहता कि मेरे लगेज उठाने के लिए आता था, वो स्थिति थी। और फिर ये यहाँ महामंत्री था तब भी हमारी दोस्ती थी, और जब चीफ मिनिस्टर बने तब भी हमारी दोस्ती थी। जब ये शुरुआत में वो हमारे बहुत अच्छे नेता थे गुजरात में, हरेन पांड्या, उसकी हत्या हुई, और जो बातें मैंने देखी उसमें तथ्य, और फिर ये लड़की को कैदी बनाकर रखना, चेन लगा करके, एक मानसी सोनी, उसका नाम सुना है? नहीं सर। वो अभी छिपी हुई है अमेरिका में। तो ये सारी चीज़ पता लगने में, और फिर इसकी व्यवहार जब ये चाइना गया था, इसके व्यवहार जब ये रशिया गया था, उसका विवरण नहीं दूंगा, परंतु आप समझ लेंगे कि सब अश्लील बात हुई। मैंने एक कल जर्नलिस्ट से 2-3 जर्नलिस्ट से बात की रात को आपके इंटरव्यू करने के पहले, और ये जानना चाहा कि आपके मोदी जी के रिश्ते क्यों खराब हुए। मैंने ऐसे ही 2-4 फोन उठाया, कितना सही कितना गलत तो आप बताएगा। सो मुझसे किसी ने कहा, किसी जर्नलिस्ट ने काफी सारे नेशनल हेराल्ड पे निकाले थे और उनके साथ आपकी दोस्ती हुई थी, देन यू गाइस एक्सपोज्ड वो। आपने उनके साथ शायद शेयर किया था कि अगर मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया तो मैं मोदी जी की भी नकेल कसूंगा, एंड देन दे गॉट टू नो, एंड फिर उन्होंने धीरे धीरे आपको डिस्टेंस कर दिया। कि आप मोदी जी का भी ग्रिल टाइट करने के मूड में थे, जैसे अटल जी के टाइम। एक भी बार बता दीजिए कि मैंने मोदी को जाकर कहा मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ? कभी नहीं कहा। मैं इतना अच्छा जानता था उनको। और एक भी बार मैंने संघ को कहा कि ये मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए। संघ जाती थी, बट मैंने कभी नहीं कहा कि जाकर मोदी से बात करो, कभी नहीं। तो ये देखिए, किसी को सस्ता दिखाने के में लोग घटिया बात करते रहते हैं, तो उसका जवाब मैं दे नहीं सकता। आपके दिल में टीस है सर, क्या फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन पाए? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान तो उसका है। मैं बनूंगा तो चमकेगा हमारी इकोनॉमी। जैसे मैंने नरसिम्हा ये चंद्रशेखर टाइम में जो डूब रहा था, तब मैंने उसको उठाया। और फिर नरसिम्हा राव के काल में भी मैंने सलाह देते रहा। तो मैं तो इकोनॉमी को उठा दूंगा। आज भी कहता हूँ कि इतना गिरा हुआ है, और ये कौन है यार? ये आज का फाइनेंस मिनिस्टर कोई है? ये महिला को फाइनेंस मिनिस्टर कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये पीएमओ में सब तय होता है, इसको सिर्फ दस्तखत करना होता है और कुछ नहीं। एक कॉमा नहीं भी जोड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा तो ये होगा, वो ये बहुत पॉपुलर बन रहा है, इसको अभी काट दो, ऐसे भी होगी। वो मैंने कभी इससे कभी फाइनेंस के लिए कहा नहीं, मैंने किसी मिनिस्ट्री के भी नहीं कहा। एक ही पोस्ट उन्होंने मुझे दिखा दिया के लिए, मुझे बताया कि इस पोस्ट को आपको मानना चाहिए। वो है 5 देशों ने, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और एक और देश जापान, ऐसे इन्होंने मिलकर एक बैंक बनाई कॉल्ड ब्रिक्स बैंक। उस बैंक की चेयरमैन में उन दिनों में तो चाइना का बहुत प्रेमी था। वो मुझे बहुत मानते थे कि मैं चाइना भाषा भी जानता हूँ और चाइना पर किताब भी लिखी है। और चाइना ने मोदी को कहा कि आपके देश में एक इकोनॉमिस्ट हैं जो हार्वर्ड में पढ़ाते थे, मेरे कई यहाँ हमारे आजकल जो मिनिस्टर्स हैं वो हार्वर्ड में जाकर पढ़ते हैं, तो स्वामी के इसमें पढ़ते हैं, तो सब जिक्र करते हैं। तो शी जिनपिंग ने उनको कहा कि इनको बनाओ।
तो नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि ये क्या किसको भेजा, पहले तो आरएसएस का कृष्ण गोपाल को भेजा। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा। फिर एक मीटिंग हुई थी जिसमें सब थे, मैंने कहा नहीं बनूंगा। तो क्यों? मैंने कहा हार्वर्ड छोड़ के आया हूँ, क्या मतलब है अब मैं जाकर चाइना में बैठूंगा? क्यों मुझे विदेश जाना है? अब चाइना कभी कभी चले जाओ, आ जाओ, ऐसा कहोगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक ही बार थी जब कुछ बात हुई और मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा। अब पूछ लीजिए। Someone said कि स्वामी जी can't be managed, इसलिए लोग बचते हैं। या ऐसे ही होना चाहिए। कोई पॉलिटिशियन मैनेज होने में तो लायक है तो पब्लिक का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सर। राम मंदिर को लेकर जब से बन गया तब से हर कोई जा रहा है दुनिया दर्शन कर रही है, बहुत भव्य बना है, सुंदर भी दिख रहा है। हर आदमी अपने अपने तरीके से क्रेडिट की बात कर रहा है कि हमने करवाया, हमने करवाया। सुब्रमण्यम स्वामी साहब का क्या रोल था राम मंदिर में? नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ रोल, और ये विश्व हिंदू परिषद साक्षी है। मैं तो पहले इन बातों में इंटरेस्टेड था ही नहीं, परंतु एक दिन अशोक सिंघल आए मेरे पास और उनके आंसू बहुत जल्दी आ जाती थे, भावुक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा स्वामी अब मुझे पता लगा है कि सोनिया गांधी और डीएमके मिलकर के राम सेतु को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि राम सेतु के कारण वो जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो नहर है वो उसमें जहाज नहीं जा सकती, वो रोकती जाएगी। तो उसको काट के जाने के लिए होगा, तो फिर श्रीलंका घूम के जाने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत समय बचा सकते हैं। तो इसीलिए ये तय हुआ। और क्या हुआ कि मैंने कहा तो ठीक है, तो वो डीएमके को ये अधिकार है, इससे नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी से गठबंधन में होने के कारण अटल बिहारी ने दस्तखत कर दिया सेतु समुद्रम परियोजना, तो इसको आपको रोकना है। तो मैंने कहा मैं तो उन दिनों में तो मेरी बहुत दूरी थी बीजेपी से। तो मैंने कहा अशोक जी ये संघ का कंट्रोल में होता है बीजेपी, आप उनको कहिए। नहीं वाजपेयी को कौन कहेगा, मैं तो नहीं कह सकता। फिर छूटने दो, जैसे टूटेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। बाप रे बाप, ऐसा कैसी बात कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ। तो मैंने दस्तावेज मंगवाया और मैंने रास्ता ढूंढ लिया और जीत गया, उसको रद्द कर दिया। वो अशोक यानी ये जो आजकल पीयूष गोयल है उसका बाप मिनिस्टर था, वो तो फेंट हो गया कि मेरा प्रोजेक्ट में ऐसा हो गया। वो सब कहते थे कोई नहीं, कोर्ट में कुछ नहीं करेगा, हम जीत गए। एंड इट वाज बैंड फ्रॉम टचिंग राम सेतु। काल्पनिक तब क्या हुआ कि अशोक सिंघल मेरे पास आए दोबारा और कहा कि मेरी और एक, मैं तो बहुत दिन नहीं रहने वाला हूँ, पर मैं एक चीज़ मुझे देखने चाहता हूँ कि राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्वीकार। तो मैंने कहा बहुत लोग हैं, आपके लोग भी हैं जो बहस में चल रही है। नहीं वो बहस बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैंने बाद में पता किया एक जज से बात करके, वो कह रहे थे, मैंने कहा कि इसमें कुछ होगा, इन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अयोध्या में ये हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ बहस करते करते 25 साल के बाद ये तय हुआ कि 2/3 हिंदू को जाएगा, 1/3 मुसलमान को जाएगा। दोनों को पसंद नहीं। अब वो अपील में आए, तो हाई कोर्ट में हम, सुप्रीम कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं? 2/3 की जगह में 3/4 दे सकते हैं, परंतु दोनों मानेंगे नहीं। दोनों को 100% चाहिए। तो इसीलिए हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लेटे रहने दो। तब मैं एक नई बात, भगवान का, यहाँ सब बैठे हैं, भगवान ने खोपड़ी में घुसाया कि तुम जाकर कहो कि मेरा मूलभूत अधिकार है वहाँ पूजा करने के लिए जहाँ आस्था कहती है राम पैदा हुए,
और रास्ता वहीं पे, आस्था तो कहती है कि राम पैदा हुए जहाँ बाबरी मस्जिद खड़ी थी तोड़कर राम मंदिर, तो उस पर हम जीते। और जीतने के बाद मोदी बीच में घुस गया, और जब मैं बहस कर रहा था तो एक मद्रास का एक बुद्धिजीवी है, उसको मोदी ने कहा कि मेरे नाम से एक पिटीशन डालो कि ये, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब हो जाने वाला है, सब क्रेडिट मेरे पास जाने वाली है, तो उन्होंने कहा कि एक पिटीशन डाल दो कि नरसिम्हा राव ने सारी जमीन जो थे जहाँ मुसलमान रहते थे छोटी छोटी झुग्गियों में, उस सब का राष्ट्रीयकरण करके उन सबको मुआवजा देकर एक बहुत बड़ा मैदान उन्होंने राम मंदिर के लिए बना दिया था। ये नरसिम्हा राव के योगदान था। तो कह रहे थे कि हम इस सब को वापस करने चाहते हैं। ये मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर था उस समय। तो एक एफिडेविट फाइल हुई एक सरकारी ऑफिसर के दस्तखत से। आपको एक पूछता नहीं है कि भाई तुम महागद्दार हो कि यहाँ राम मंदिर बन रही है और आप कहते कि नहीं नहीं ये जमीन को हम ऐसा करना चाहिए। तो इनकी उस समय से ये इरादा थी कि हमें कैसे बाहर रखना है, इसमें पढ़ने ने। फिर अमित शाह ने मुझे घर में बुलाया, पहले कहा कि चाय के लिए आओ। मैं गया, वहाँ चाय नहीं था, वहाँ सारे गुंडे बदमाश जैसे भूपेंद्र जो भी है क्या, ये सब थे वहाँ। और अमित शाह मुझे कहता है कि आप इस राम मंदिर के केस से निकल जाओ। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं कह रहा हूँ, मैं तो पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, उस समय वो प्रेसिडेंट थे। तो मैंने कहा हो सकता है, परंतु अशोक सिंघल आपसे भी ऊपर हैं और उन्होंने मुझे कहा कि करो, तो तुम्हारी कोई क्या कीमत है। उसे मैं उठ के चले गया मैं। तो इस प्रसाद से मुझे किसी तरीके से बाहर रखने के लिए कोशिश की। तो जब ये बना तो मैं क्यों जाऊं? एक ही चीज़ पर मैंने रोक डाल दी कि ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा के करने वाले थे। तो मैंने कहा कि नहीं, जब तक बीबी नहीं होगी बगल में, ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा नहीं कर सकते। इट इज रिक्वायरमेंट। ये होटल डिसेंट है।